Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. बेटा जी, आज हम करने वाले हैं हमारा अगला लेक्चर हेलो एल्केन हेलो एरीन का, विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलो एरीन्स। देखिएगा, अभी तक हम हेलो एल्केन्स के अंदर पढ़ चुके हैं एल्केन्स, यानी कि जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, आपकी sp3 थी और कार्बन से अटैच था क्या, आपका हेलोजन। ओके, वो हम अभी तक कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर आपका बेंजीन रिंग से अटैच होता है कोई भी हेलोजन ग्रुप, तो उसकी रिएक्शंस कैसे होंगी और क्या क्या आपके पेपर के लिए बेहद बेहद यहाँ इस लेक्चर से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसको समझेंगे और उसके बाद अपना लेक्चर जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैंने टाइम बचाने के लिए लिख दिया है, ठीक है, ताकि हम इलेक्ट्रोफिलिक भी यहीं पर कंप्लीट कर लें। देखिएगा बेटा जी, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको मैं अभी इलैबोरेट करूंगी, पर पहले मैं बता देती हूँ कि अगर कोई बच्चा ये इसको छोड़ेगा तो वो बहुत लॉस में रहेगा। अगर आपका पेपर एमसीक्यू जा रहा है या फिर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमसीक्यू, तो आप बेटा जी असर्शन रीजन में आप इसको एक्सपेक्ट करिए। ओके, असर्शन रीजन में ये आ सकता है। असर्शन रीजन में क्या होगा कि वो असर्शन दे देगा ये और रीजन पूछ लेगा। ओके, तो समझ रहे हो असर्शन रीजन में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन दे दिया, रीजन दे दिया और फिर चार ऑप्शंस जो हैं असर्शन रीजन कि दोनों सही है, क्या इसका ये रीजन है, वो आपको पता है। ओके, तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर जब पेपर आपका ऐसे हुआ करता था डिस्क्रिप्टिव, तब भी ये क्वेश्चन हर साल एक ना एक सेट में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो देखिएगा क्या है ये आपका है, मैं अब इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब समझिएगा इस बात को कि जहां पर हमने हेलो एल्केन में बड़े आसानी से SN1 SN2 करा दी, वहां पर मैं आपसे ये क्यों कह रही हूं कि दिस इज डिफिकल्ट। हेलो एरीन में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। देखो, आप ये बात खुद समझ जाओगे। यहां पर मैंने ये हेलो एरीन लिखा हुआ है। हेलो एरीन का मतलब क्या होता है, आपका ये बेंजीन रिंग है और इससे क्या अटैच है, कोई भी हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, एरीन और हेलो, हेलो मतलब कि हेलोजन, तो क्या हो गया ये हेलो एरीन। तो इस पर अगर मान लीजिए मैं अटैच करवाना चाहूं किसी भी बाहर से, किसको लाना चाह रही हूँ मैं, न्यूक्लियोफाइल को, तो आप खुद सोचिए कि अगर मैंने यहाँ पर Cl लिखा है तो इस Cl के पास में खुद में भी क्या है, लॉन पेयर्स है, 3 लॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है बेटा, लॉन पेयर भले ही 36 हो, देगा एक ही। ओके, कभी सोचो 3 लॉन पेयर है तो तीनों के तीनों डोनेट कर देगा, नहीं भाई। ओके, देना कितना है, एक ही देना है, भले उसके पास कितने भी लॉन पेयर हो। ओके, तो अब ये क्या करेगा, ये एक लॉन पेयर मान लीजिए इसने डोनेट किया, अगर ये डोनेट करेगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर शिफ्ट होगा तो देखिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा। इस Cl ने तो डोनेट कर दिया, इस पर लग गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ये यहीं पर है, और यहाँ पर क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पर नेगेटिव आ गया, और इसको मैं क्या कह रही हूँ, रेजोनेटिंग, तो यहाँ पर डबल हेडेड एरोज लगेंगे। अब देखिएगा, रेजोनेटिंग में मैं जिन बच्चों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने आते, उनको मैं बहुत आसानी से एक सिंपल सी बात में बताती हूँ बेटा जी, कि आप एक छोड़ के एक बनाओ। देखो, यहाँ था पहले, यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। वैसे तो आप जनरल कर सकते हो, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ठीक है, बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम आती है बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक छोड़ के एक बनाओ, क्योंकि कॉन्जुगेशन क्या होती है, एक छोड़ के एक होती है ना, कॉन्जुगेशन भी ऐसे ही होती है ना। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर डबल आया, ये नेगेटिव, ये यहाँ, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब यहाँ देखो बेटा जी, ये जो आपको दिख रहा है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है ना। अभी तक क्या था इसके अंदर, ये क्या था, सिंगल बॉन्ड था। अब इस सिंगल बॉन्ड में क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने का मतलब क्या है, नेचर चेंज हो जाएगा, इसका कैरेक्टर बदल जाएगा। देखते हैं अब इसके कैरेक्टर में क्या चेंजेस आए। वैसे आप इसको पूरा कर ही सकते हैं, आई होप कि ये वापस से यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली करना है तो एक छोड़ के एक बना दो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। ठीक है, और अब ये क्या होगा, ये वापस जाएगा, है ना, ये वापस से यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो वापस से आपका क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा। ओके, तो ये क्या है, ये रेजोनेंस हो रहा है,
रेजोनेंस माने क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास जो लोन पेयर है ये पूरे रिंग में घूम रहा है। तो अब खुद सोचो, क्या इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज रिंग में घूम रहा है? क्या आसान है क्या अटैक करना? हाँ, कोई हंसी खेल है क्या अटैक करना? बताओ। इस पर न्यूक्लियोफाइल जो कि भर भर के इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, नेगेटिव है, और ऑलरेडी इस रिंग पर भी नेगेटिव है, तो आसान होगा क्या अटैक करना? बोलो, नहीं होगा ना। That's why it is saying that aryl halide are extremely less reactive. क्या होते? कम रिएक्टिव होते हैं towards nucleophilic substitution reaction. आपको सबसे पहले आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई लेस रिएक्टिव क्यों है। हाँ, क्यों है देख लो, क्योंकि ये सबसे पहले क्या है, सबसे पहले रिपेल मारेगा, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, पता है सब लोगों को, राइट? ऑपोजिट क्या होता है? अट्रैक्ट करता है। वेयर एज नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल मारेगा। आई होप यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। ओके, देखते हैं बेटा आगे। अब ये क्या हो गया? ये मैंने आपको क्या समझाया, ये रेजोनेंस अभी मैं आपको समझा रही हूं। अब इसमें भी रीजन देखिएगा बेटा जी। ये जो रेजोनेंस है, जब आपका रेजोनेंस हमने किया तो इस सिंगल बॉन्ड में क्या आ गया? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया, which is difficult to break। ठीक है, जिसको तोड़ना क्या हो गया बेटा जी? डिफिकल्ट हो जाएगा। अब यहां देखिएगा ना, यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया आपका। डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिफिकल्ट क्यों हो जाएगा? समझना है इस बात को कि जब आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो एस कैरेक्टर है वो ज्यादा हो गया। अब बच्चे पूछो मुझसे, एस कैरेक्टर मैम ज्यादा कैसे हुआ? भाई सिंगल बॉन्ड में होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और डबल बॉन्ड में होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं चेक करूं इसका कैरेक्टर तो देखो वो परसेंटेज निकालने वाली बात है और कुछ नहीं है। यहां देखिएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, 2 3 और 1 4, यानी कि इसका कितना है? 1 डिवाइडेड बाय टोटल का, तो 1/4 कितना होता है? जल्दी बताओ 25%, यानी कि इसका तो 25% है एस कैरेक्टर। वेराइज इसका चेक करूं तो कितना होगा? एस कितना है मेरे पास? 1 है ना भाई, ये तो परसेंटेज आनी चाहिए ना, इतना निकालना। तो अब यहां देखो, यह 2 और 1 3, भाई 2 और 1 3, टोटल कितना है? 3 है। भाई अपने नंबर भी तो ऐसे निकालते हो, जितने आए डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। वही मैं यहां भी कर रही हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा? 33.33%, जितने पास होने के लिए चाहिए होते हैं, है ना भाई? इतनी तो चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो देखो ये 33% जो है बेटा जी, ये इसका एस कैरेक्टर आ गया। अब इसमें देखो, इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, और जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना क्या होगा बेटा जी? वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना मुश्किल हो जाएगा। उसकी एस कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा हो जाती है। बात समझ आ रही है? अगर वेयर एज में sp की बात करूं ना, मान लो ऐसी बात कर लेते हैं, अभी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो इसमें बेटा जी, इसमें देखना, चेक करना, 1 s का है और 1 और 1 2 हो गया टोटल। भैया ऐसे नंबर निकालते हैं यार, बताया तो अभी, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा? मल्टीप्लाई 50%, यानी कि इसमें एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, और एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होना और बॉन्ड तोड़ना सबसे मुश्किल होना। बात समझ रहे हो? इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होती है। जब इधर से जाते हैं ना सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रही है। सोचो ना यार, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, सोचो, है ना? तो इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे सिंगल बॉन्ड में, तो क्योंकि एक बॉन्ड बन रहा है। फिर डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड बन रहे, तो कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ट्रिपल बॉन्ड में कितने बॉन्ड बन रहे? देखो 3 बन रहे। 3 कहाँ गया? इन लोग मैं बना देती हूँ नया। 3 बन रहे, तो क्या हो गया बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इसीलिए जैसे जैसे आप सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल जाओगे बेटा जी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता जाएगा वो मुश्किल होता जाएगा। आई होप आई एम क्लियर टू यू। समझ में आ गई बात? इसीलिए आप डबल और ट्रिपल में हाँ नहीं पढ़ते। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम, बेहद कम। जबकि आप 11वीं क्लास में आप याद करो, आप हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शंस बहुत बढ़िया बढ़िया भर भर के पढ़कर आए हो। ओके, क्लियर? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। ओहो ये हट गया। चलिए बेटा जी,
ये हो गया, यहां से इसको हटा रहे हैं। अब बेटा जब तक ये वीडियो आएगा आपके पास में तब तक कुछ नहीं, छोड़ो। देखो बेटा जी, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया। मैंने बता दिया ना भाई, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर बोले, रेजोनेंस इफेक्ट ना दे के बोल दे कि ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है विच इज डिफिकल्ट, और वो इलेक्ट्रॉन वो जो है वो बॉन्ड पास होता है इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है तोड़ना, तो क्या कहोगे? बिल्कुल रीजन करेक्ट है। बात समझ में आ गई? अगर मान लो एमसीक्यू में भी आता है तो फिर आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन CX बॉन्ड, ये भी एक रीजन है। अगर मैं इसकी बात करूं हाइड्रोकार्बन की, मान लो यहाँ पे R लग रहा है, R और यहाँ पे हेलोजन लग रहा है, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। अब मान लो कि मैं इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे कोई हेलोजन लग रहा है, Cl मान लो, तो बेटा जी या X मान लो, तुम पता नहीं फिर क्या समझ के बैठ जाते हो। अब ये देखो, यहाँ पर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूंगी तो sp2 है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। जिस बच्चे को हाइब्रिडाइजेशन देखनी नहीं आती वो एक ट्रिक सीख ले, बहुत छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। अगर ऑल सिंगल बने बेटा जी, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ठीक है बेटा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, अगर 11th क्लास का आपने कुछ मिस किया हुआ है, कुछ छोड़ा हुआ है, तो आपको लेक्चर्स के जरिए दिक्कत ना हो, आपको वो 11वीं क्लास का दोबारा पढ़ना ना पड़े, मैं यहाँ पर बता दूं, ओके। पर फिर भी आपको अगर कुछ लगता है देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और आपको ये एफर्ट्स कैसे लगते हैं वो भी हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिएगा, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो sp3, और अगर मेरे पास में एक डबल हो गया, एक डबल है, एक डबल, तो sp2, ठीक है। अगर मेरे पास में एक ट्रिपल हो गया तो sp, या फिर और दो डबल बॉन्ड हो गए तो sp, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो ये दो डबल का बच्चों को समझ नहीं आता, देख लो, इस कार्बन ने दो डबल बॉन्ड बना रखे हैं एक साथ, तो ये sp हाइब्रिडाइज होगा। वेराइज ऐसा होता तो ये कार्बन कैसा होता बेटा जी? sp2, डन। और अगर ऐसा होता और सिर्फ हाइड्रोजन में यहाँ लगा देती तो कैसा होता? sp3, ओके। अब देखिएगा, ये हो गया मेरा sp3 क्योंकि सारे सिंगल है। ये वाला हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? देखिएगा, समझिएगा इसको, कैसा हुआ बेटा जी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब देखिएगा, जो बेटा जी अभी मैंने आपको डबल सिंगल की कहानी सुनाई थी, वो मैं दोबारा सुना देती हूँ आपको। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। देखो, सीख लोगे थोड़ा एक्स्ट्रा तो कुछ हार्म नहीं है उसमें, ओके। या अभी बोलो मैम ट्रिपल बॉन्ड का भी बता रही है साथ में, हाँ, क्रोनोलॉजी से पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा जी, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जनरली क्या sp3 होती है, ठीक है, sp2, sp। मैंने कहा कि भाई जो सबसे ज्यादा पास, जैसे जैसे आपका s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो एटम्स पास आते जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी। यानी कि जो बॉन्ड लेंथ होगी उसकी अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी सिंगल की, फिर डबल की, और सबसे कम ट्रिपल की, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताना, बहुत सिंपल सी, आपसे एक चीज पूछूंगी मैं कि भाई अगर मैं आपको सपोज ये पेन दूं तोड़ने के लिए, तो आप इसको आराम से तोड़ सकते हो, है ना, पूरे दम लगाओगे तो तोड़ सकते हो क्योंकि ये बॉन्ड लंबा है। वेयरएज अगर मैं आपको सिर्फ इसका एक कैप दे दूं तोड़ने के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तोड़ना, है ना। जो बॉन्ड बड़ा होता है उसको डिसोसिएट, उसको तोड़ना आसान होता है। जैसे कि आप नॉर्मली अगर घूम रहे हो तो एक बड़ी लकड़ी लेना, उसको आप आराम से तोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसे करके तोड़ सकते हो। लेकिन अगर छोटी लकड़ी होगी तो आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसको तोड़ने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही समझो कि जो सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होता है, विच इज इजीली, जिससे क्या होता है वो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। दैट्स व्हाई वी स्टडी SN1 and SN2 reaction in this particularly, okay, whereas यहां पर हम SN1 SN2 मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, मतलब SN1 नहीं पढ़ रहे हैं, वो रीजन मैं बताऊंगी SN1 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बट बहुत डिफिकल्टी से हो रहा है, समझ रहे हो?
शायद मैंने कुछ अभी यहाँ पे कुछ गलती से बोला है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये क्या होंगे, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव। ओके, लेस रिएक्टिव होते, बहुत मुश्किल से होता है। डन, बात समझ में आई? चलो हो गया, ये भी आपको मैंने समझा दिया। अगर आपसे कोई ये रीजन देते, बेटा ये रीजन समझने के हैं, ये रटने के नहीं है। जब पेपर एमसीक्यू हो ना तो आपको समझ में आना चाहिए। आपको रटे रटाए ज्ञान से कुछ होगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं। पेपर का मान लो कुछ भी चेंज करके दे दिया उसने, ठीक है, लैंग्वेज चेंज करके दे दिया, ऑप्शन चेंज करके दे दिया, और अब रट कर कुछ आए हो तो फिर आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो केमिस्ट्री को अपने अंदर उतारो, उसको समझो, समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगी। ओके चलो, यानी कि दो चीजें हमने पढ़ ली। आगे चलते हैं बेटा। इसके नोट्स बेटा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, और अगर शॉर्ट नोट्स, ठीक है, पूरे नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहां से शॉर्ट नोट्स को देख लें। और शॉर्ट नोट्स मतलब अगर आप उसके और लास्ट में मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखे, उनको भी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं, और एनसीईआरटी आई थिंक सबके पास अवेलेबल होती है। आप उसको करके जाएंगे तो आप वहां से क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट करिए, एक्सपेक्ट करिए, आपके पेपर में जरूर आएगा। ओके चलो आगे चलते हैं। ये हो गया इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये Cl लगा हुआ है और मैं बोलूं कि इसको निकाल दूं, और यहां पर एक काम करो, मैकेनिज्म में जैसे SN1 होता है ना, SN1 में जैसे आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता था, लीविंग ग्रुप निकला, उसकी जगह पॉजिटिव आया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके पास अटैक कर लेगा, है ना। तुम्हारे दिमाग में आई होगी ये बात, है ना, मैम ऐसे कर लेते, बहुत आसान है। आसान तुम्हें लग रहा है, इसको नहीं लग रहा, क्योंकि जब ये यहां से यहां जाएगा तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। देखिएगा बेचारा जो एरोमेटिक हुआ करता था, डबल बॉन्ड आसपास घूमते रहते थे, वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो इससे ये बर्दाश्त होगा नहीं, इसीलिए ये कभी SN1 शो करेगा नहीं। ये क्रॉस का निशान है, ठीक है, कभी नहीं शो करेगा। तो अगर आपसे ये पूछ ले तो भाई साहब क्या बताएंगे उसको बताएंगे कि फिनाइल कैटायन अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये SN1 रिएक्शंस शो नहीं करता है। भाई SN1 की तो पर्टिकुलर कंडीशन है ना, क्या बनना चाहिए बताओ, अरे बोलो यार, हाँ कार्बोकैटायन फॉर्म होना चाहिए। चलो कैसे बोलोगे, रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच एरीन। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि भाई एक बात सोचो खुद, कि इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी रखी हुई है, फिर ये नेगेटिव चार्ज को भी घुमा रहा है ना, नेगेटिव चार्ज को भी घुमा रहा है पूरी रिंग पर। तो कोई पागल थोड़ी है कि आसानी से आके अटैक कर लेगा, इसमें भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है ना। समझ रहे हो कि भाई जब सामने दिख रहा है कि उसके पास मतलब खूब रिच है, बहुत अच्छे से रिच है, ठीक है, तो वो ये कोई दान थोड़ी देगा इसको। सोचो ना कि ऑलरेडी जो रिच है उसको थोड़ी दान दिया जाएगा, जो पुअर है उसको दिया जाएगा, जिसको जरूरत है उसको दिया जाएगा दान। समझे बेटा, दान उसी को दिया जाता है जिसको जरूरत होती है। इसको जरूरत लग रही है कहीं से, नहीं लग रही, तो आसानी से अटैक नहीं हो पाएगा। OH- आसानी से इसको जाकर इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, समझ रहे हो। लेकिन होते कुछ माले टाइप के लोग आते हैं, नहीं और कमी लूट के ले जाएंगे, लेकिन समझ रहे हो बेटा, ऐसे ही है इसका भी। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ Cl लगा हुआ है, अब देखना कैसे लूटेंगे ये। अब मैंने क्या किया था, पहले मैंने ना सिर्फ इस पर NaOH डाला था, इसको कंडीशंस को आप इनको हटा दीजिए, या एक काम करते हैं मैं लिख देती हूँ बेटा। आई थिंक आपको बेटा आई थिंक आपको ये रीजंस अच्छे से समझ में आ गए, और मैं आपसे बिल्कुल डेफिनेट श्योर हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको बहुत बढ़िया से कर लेना और रीजंस को समझ लेना। अगर आपको नोट्स नहीं आपने पहले से बना रखे तो एनसीईआरटी में एक पेज गिवन है, आप एनसीईआरटी के रीजंस को पढ़ लीजिएगा, दैट इज मोर देन इनफ।
ओके बस ऐसे ही आ जाएगा। हाँ और हाँ वीडियो देख लो तो ज्यादा बढ़िया है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में आती नहीं है जनरली। आज अच्छा बेटा आगे चलते हैं, ये हो गया। अब यहाँ देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि आसानी से अटैक नहीं होगा, पर रिएक्शन तो फिर भी हमने कहा है कि भाई लेस रिएक्टिव है, बट हम तो ह्यूमंस हैं, हम तो करा के रहेंगे, ऐसे कैसे तेरे रिएक्शन नहीं होगी, हमें चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, भले ही इसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर क्यों ना देना पड़े। अब देखिएगा, जब इस पर मैंने NaOH डाला, इस पर NaOH डाला और NaOH डाल के रिएक्शन शुरू करी, तो क्या बन गया, क्या बना, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि NaOH बोला कि यार उसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, वो इनको रिंग में भी घुमा रहा है, तो मैं क्या पागल हूं, मैं क्या पागल हूं उस पर अटैक करूं, ठीक है, पर हमने तो अटैक करवाना था, तो हमने क्या किया बेटा, अटैक ऐसे नहीं करेगा तो ऐसे करेगा, हमने इसको बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रखा और रिएक्शन की कंडीशंस ऐसी बना दी कि अब OH माइनस इस पर अटैक कर सके, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं अल्टीमेटली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बेटा जी, तो हमने ऐसी कंडीशंस रखी, देख रहे हो कितनी हार्ड कंडीशंस रखी, इवन H+ भी डाला है, H+ डाला है ताकि इसका डिसोसिएशन बहुत ज्यादा हो, समझ रहे हो बेटा। चलो अब ये देखो 623 केल्विन टेम्परेचर है और 300 ATM प्रेशर है, ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा जी कि इस Cl की जगह पर OH लग जाएगा। आपको ये कंडीशन, बस ये वाली ऊपर वाली जो रिएक्शन है इसको याद रखना है, बिकॉज यहां से आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है विच इज फिनॉल, तो आपसे ये वाली रिएक्शन बेटा पूछ सकता है, बाकी इनका टेम्परेचर प्रेशर ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इस वाली रिएक्शन को दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखें, बाकी इनको बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है नीचे याद करने की। आपको थोड़ा लगता है तो आप ऐसे याद कर लो, ऊपर 600 है, ठीक है, 623 होता है, फिर 3 बार लिखोगे हो जाएगा, 623 होता है, फिर नीचे 400 हो गया, फिर इसका लगभग 300 350 हो गया, बस इतना, एग्जैक्ट मत करना है ना, कचरे से नहीं भरना दिमाग को। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा बेटा, ये हो गया फिनॉल। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर कम रखा है और प्रेशर भी मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या ऐसी नई चीज हो गई भाई, ऐसी क्या नई चीज हो गई कि आराम से रिएक्शन दे रहा है। देखना बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया से देखो बेटा, यहां पर क्या हो गया है, देखिएगा, देखो बेटा जी, यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज हुई है, वो क्या है कि जब Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन देने शुरू किए और हमने देखा कि यार ये तो बहुत अनरिएक्टिव है, मतलब लेस रिएक्टिव है, हमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, इतनी कंडीशंस देनी पड़ रही है, इंडस्ट्री तो लूट जाएगी बेचारी, है ना, जो इंडस्ट्री फिनॉल फॉर्म कर रही होगी और इस रिएक्शन से फॉर्म कर रही होगी उसका तो बहुत बिल आएगा, प्रेशर लगाएगा वैक्यूम तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, टेम्परेचर का भी बिल आएगा, समझ रहे हो बेटा जी, है ना, हीट दोगे तो भी बिल आएगा। तो बेटा जी हमने क्या कहा, साइंटिस्ट बहुत स्मार्ट है, उन्होंने क्या किया बेटा जी, इस पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है कि भाई न्यूक्लियोफाइल से बोला कि तुझे यही तो दिक्कत थी, तुझे यही तो परेशानी थी कि तू रिपेल मार रहा है इससे, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव है और तू खुद भी नेगेटिव लेकर आ रहा है ना, रिपल्शन की तो दिक्कत थी। हम एक काम करते हैं, इस रिपल्शन को थोड़ा कम कर देते हैं। कैसे कम करेंगे, हमने वो जो नेगेटिव घूम रहा था ना इस पे, ये जो नेगेटिव घूम रहा था, देखो नेगेटिव कहां कहां घूम रहा है, नेगेटिव कहां कहां घूम रहा है बेटा, देखो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे घूम रहा था, एक छोड़ के एक बताया था मैंने, देख लो यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, है ना ओके सॉरी। तो बेटा देखो मेरे गले में बहुत दर्द है, जो मैं इतना चीख चीख के पढ़ा रही हूं, तो मैं ये बेटा जी, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है। आप सुनिएगा इसको अभी तक क्या थी, हमें कंडीशन ज्यादा अच्छी देनी पड़ रही थी, है ना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो मैंने क्या काम किया कि भाई मैंने ना इस नेगेटिव को खींचने वाले बंदे को मैं ले आई, ठीक है, और वो कौन था, वो था मेरा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये कौन होते हैं, ये मैंने पहले लेक्चर में, आई थिंक पहले या दूसरे लेक्चर में ही समझाया था आपको कि आपको इस पूरे चैप्टर में विड्रॉइंग और डोनेटिंग आपको अच्छे से आने चाहिए, तब आप बिना रटे चैप्टर ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। अब विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा मैम,
जब भी आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पीछे आ रहा हो तो वो विड्रॉइंग है। जैसे NO2 पीछे आ रहा है, विड्रॉइंग है। CN, N नाइट्रोजन पीछे आ रहा है, विड्रॉइंग है। अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा मैम कौन से एटम पीछे होने चाहिए? तो फोन में से कोई अगर पीछे आ रहा हो, एक एटम के बाद आ रहा हो, तो पक्का विड्रॉइंग है। ठीक है, देखो COOH विड्रॉइंग है, CHO विड्रॉइंग है। ये ट्रिक आप याद रखें। डन, बात समझ में आती है? ये ट्रिक समझ में आ गई। फोन देख लेना, फोन अगर पीछे है किसी एटम के तो वो विड्रॉइंग है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई मैं तेरा नेगेटिव चार्ज क्या कर लूंगी, ले लूंगी, छीन लूंगी। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर लेगा। कैसे अटैक कर लेगा? जब मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करा देंगे। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, विड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे आप लगाते जाओगे, रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, बढ़ती जाएगी। जिस बच्चे ने ये बात समझ ली, जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेगा तो बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा उसका। देखिएगा, ये हो गया। तो अब जैसे जैसे देखना, जैसे जैसे अब विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ मैंने एक विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो टेम्परेचर, यहाँ देखो कोई भी नहीं था तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। फिर मैंने एक विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो टेम्परेचर देखो। फिर 2 विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो देखो टेम्परेचर और कम हो गया। और जब मैंने 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो देखो सिर्फ वार्म कर रही हूं, कोई टेम्परेचर ही नहीं है, बस वार्म, बॉयल भी नहीं, सिर्फ वार्म। समझ रहे हो बेटा जी? पावर देख रहे हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैं लिख सकती हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड। ओके बेटा, ठीक है। अब यहां से यहां देखिएगा, अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमें तो कुछ नहीं करना, हमें इस Cl की जगह पर OH लगाना है, सब्स्टिट्यूशन कराना है। क्यों मैंने NO2 की जगह क्यों नहीं लगाया? क्योंकि Cl बेटर लीविंग ग्रुप है, Cl आसानी से जा सकता है। ओके बेटा, इसीलिए इसको ना करा के इसको करा रहे हैं। अब देखिएगा क्या हो गया, OH NO2, सिंपल। बस अब Cl की जगह NO2 लगाते जाओ। बाकी आपको ये आई थिंक ये ऊपर जो लिखा है ये समझ में आ गया होगा। ये जो NO2 मैंने लगाए हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, OH NO2। अब यहां देखिएगा बेटा जी, यहां पर Cl की जगह पे क्या लगा दें? NO2। ओ सॉरी, कौन आ रहा है? वाटर है ना, वाटर क्या टूटेगा? H+ और OH-। और अटैक किसका होना है? इलेक्ट्रोफाइल का नहीं, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, डन, समझ में आ गई बात? तो ये बन गया बेटा। ये जो आखिरी वाली रिएक्शन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आई थिंक जितना मैंने आपको रीजंस बहुत अच्छे से समझाया है ये आपको अच्छे से दिमाग में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपके पास डाउट है या आपको कोई लेक्चर चाहिए देन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, और हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि वो लेक्चर हम आपके लिए ला सकें। एंड अच्छा, मैं अब चलती हूँ, अब मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 सारा खुश रहिए। बाय।